आज एक महत्वपूर्ण घोषणा के लिए मैंने बुलाया है। इस देश का एक बहुत बड़ी समस्या थी खनन, माइनिंग। उसमें इतना अवैध खनन और माफिया, खासकर रेत में, बालू में इतना माफिया राज चल रहा था। तो इस सारी व्यवस्था को मैं आमूलचूर परिवर्तन करने वाला एक नई माइनिंग की नीति हमने लाई है और आज वो गैजेट हो गई है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑफ माइनर मिनरल सस्टेनेबल माइनिंग पॉलिसी notification is already published in e-gazette and is available on e-gazette.nic.in. I will give you the brief note on it also. इसका इतिहास यह है कि उच्चतम न्यायालय में फरवरी 2012 में एक फैसला उच्चतम न्यायालय ने किया कि 1 हेक्टर माइनिंग भी करनी है तो उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ेगा, पर्यावरण की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये 2012 फरवरी में निर्णय हुआ। मैंने जब कार्यभार संभाला मई 2014 में, तब तक दुर्भाग्य से 2.25 साल में इस पर कोई काम नहीं हुआ था और लाखों करोड़ों लोग परेशान थे। सारी व्यवस्था ठप हो गई थी, कोई नया लाइसेंस नहीं मिल रहा था, पूरी व्यवस्था ठप हो गई थी। जो अच्छा काम करने वाले थे उनके तो व्यवसाय कारोबारी बंद हो गई, उनका माइनिंग बंद हो गया। जो अवैध करने वाले थे उनका खूब चला और इससे भ्रष्टाचार भी बहुत जबरदस्त हुआ, दाम बढ़े, लोगों को तकलीफ हुई। Supreme Court gave its historic ruling on mineral mining or minor mineral mining in February 2012. Unfortunately, UPA government did not bother to follow up on it and create a new policy. They lost very valuable 27 months. Last year, I made a declaration before you that we are starting a policy of sustainable mining. And then we consulted with best practices दुनिया के, बेस्ट प्रैक्टिसेस राज्यों के, सभी राज्यों से हमने सलाह मशवरा किया, सभी जगह विजिट्स किया हमारे अधिकारियों ने और सभी विशेषज्ञों से चर्चा की। और क्योंकि ये काम कितना बड़ा है, अगर हर राज्य में माइनर मिनरल के, जिसे गौण खनिज कहते हैं, जिसमें सैंड है, जिसमें बजरी है, मिट्टी भी है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, स्टोन है, पत्थर है, तो ये सब माइनर मिनरल होते हैं। और उच्चतम न्यायालय ने ये भी कहा कि ईंट भट्टों को भी लाइसेंस लगेगा, क्योंकि उसमें भी माटी का इकट्ठा करते हैं। तो ईंट भट्टे तो हर राज्य में लाखों है और बड़े राज्य में माइनर मिनरल के भी 20-20, 30-30 हजार इतने लाइसेंस देने पड़ते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक को लगेगा, तो इतने सबको कैसे देंगे? इसके लिए हमने एक नई पॉलिसी बनाई। द सैंड, स्टोन, बजरी एंड sand, soil, marble, granite are all part of minor mineral, but even the Supreme Court judgment covered the brick kilns. And they are in numbers, thousands, not even lakhs of brick kilns in each state, and 20 to 30,000
एंड देयरफॉर इट वाज रियली ए डिफिकल्ट वन। तो इसलिए हमने एक वैज्ञानिक, एक सतत चल सकती है, सस्टेनेबल, साइंटिफिक, सस्टेनेबल, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, यूजर फ्रेंडली, डिसेंट्रलाइज्ड एंड स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम की एक नई नीति बनाई है, जो इसमें इस गैजेट में घोषित की है। ये 22 तारीख का है, लेकिन आज ही अपलोड हुई है, क्योंकि 22 तारीख उसकी प्रिंटिंग डेट है, आज अपलोड हुई है। ये ड्राफ्ट है, ये 60 दिन रहेगा आकाश में, और सब लोगों के सुझाव, राय, आपके भी, और सबको देने के लिए अभी 60 दिन आएगा। 60 दिन के अंदर जो भी सुझाव आएंगे उन सबका विचार करके हम 2016 के पहले दिन 1 जनवरी 2016 से ये नए कानून लागू होगा, नया नीति लागू होगा, नए गाइडलाइंस लागू होंगे, और ये सस्टेनेबल माइनिंग का एक नया युग भारत में शुरू होगा। मुझे लगता है उच्चतम न्यायालय की भी यही अपेक्षा थी कि सरकार ऐसी कारगर नीति बनाए कि जहां अवैध खनन ना हो, जहां चोरी रुके, टैक्स की चोरी भी रुके, बाकी भी चोरी रुके, लोगों की लूट न हो, और सही जगह माइनिंग हो। क्योंकि रेत में आपको पता है, ऐसे रेत का खनन हुआ अनेक जगह कि नदियां सूख गई, और अनेक जगह भयंकर समस्याएं नदी में तैयार हो गई। वहां के जलचरों के लिए समस्या हुई, लोगों के लिए हुई, किसानों के लिए हुई। अब हमारी नीति से आम लोगों को राहत मिलेगी। इसकी क्या मैकेनिज्म किया है? इसमें पहले तो सैटेलाइट या ग्राउंड ट्रूथिंग या सेंसर से एक नदी को एक इकोलॉजिकल यूनिट माना है। वो भले 4 जिलों में बहती होगी, लेकिन एक राज्य में हर जिले का अलग अलग नहीं देखेंगे उसको, एक नदी एक यूनिट होगी। उस नदी का सैटेलाइट मैपिंग से कहाँ बालू जमी है, कितनी जमी है, ये ग्राउंड ट्रूथिंग से, सैटेलाइट इमेजरी से और बाकी वैज्ञानिक साधनों से हम जांच करेंगे, और हर साल का एक एनुअल प्लान उसी के आधार पर तैयार करेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ कितना बालू जमा है, कहाँ कितनी निकालनी है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबल माइनिंग का यही बेस है कि जहाँ जितनी बालू जमा हुई है उतनी ही निकालने को परमिशन देंगे, ताकि नदी सूख नहीं जाएगी। तीसरा इसमें किया है कि अब एक एक का अगर एनवायरमेंट क्लियरेंस देना है तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी करनी पड़ती है, स्टडी भी करनी पड़ती है। उसके एजेंसीज भी कम है जो हम बढ़ा रहे। लेकिन कैसे करेगा? 1 हेक्टर का अगर किसी का 5 हेक्टर का है, 10 हेक्टर का है, वो कहाँ इतना महंगा एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करेगा? तो हमने ये कहा है कि अगर एक नदी के क्षेत्र में 20 लोगों को आप परमिशन दे रहे हो तो ये क्लस्टर हो गया, और उस पूरे क्लस्टर का एक इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी होगा, और वो दे देंगे। तो उसके अंदर 20 होंगे, 40 होंगे, 50 लोग होंगे, उनको आप लाइसेंस दे सकते हैं। क्योंकि पूरे क्षेत्र का पब्लिक हियरिंग भी होगा, पूरे क्षेत्र का एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी होगा। तो हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है एनवायरमेंट की शर्तों को। और उसके बाद हमने सबसे बड़ा इसमें कदम उठाया कि ये 30-30 हज़ार केसेस हर राज्य से यहाँ आएंगे, तो यहाँ तो बैठने को भी जगह नहीं रहेगी, दिखेंगे भी नहीं हम। तो इसलिए हमने विकेंद्रीकरण का फैसला किया है। 5 हेक्टर तक जो क्षेत्र का माइनिंग का परमिशन है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर देगा, डीएम देगा, और उसकी भी एक कमेटी है, वो बताता हूं मैं। फिर जो 50 हेक्टर से नीचे है वो राज्य इकाई देगी, और 50 हेक्टर से ज़्यादा है
वही केवल प्रकरण यहाँ आएंगे, क्योंकि हम राज्यों में विश्वास करते हैं, हम जिला प्रशासन में भी विश्वास करते हैं। हम एक ट्रायल देना चाहते हैं, एक ऐसी सिस्टम बनाना चाहते हैं कि जिससे ये सारा काम होगा। और इसके लिए हर जिले की एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी बनेगी, जिसमें जिलाधिकारी भी होगा, जिला वनाधिकारी भी होगा, जिला खनन अधिकारी भी होगा और एक विशेषज्ञ भी होगा। तो ये एक नई कमेटी होगी जिला लेवल पे। फिर एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी भी होगी। जिला स्तर पर यह अभी नहीं थी, हर चीज़ के लिए लोगों को वहाँ जाना पड़ता था। अब छोटे व्यवसायियों को जिला में ही वो कमेटी बनेगी और जिला में वो विशेषज्ञों की एक कमेटी बनेगी कि जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी वो बनेगी। अभी जो सिस्टम है उसमें ऐसा है कि एक को 10,000 ब्रास का अगर लाइसेंस दिया तो उसने कितना खनन किया और कितना ढोया और कितना बेचा, इसका कोई हिसाब नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। हमारी नई सिस्टम में मॉनिटरिंग होगा और वो मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी के आधार पे होगा। उसमें प्रिंटेड ऑन IBA अप्रूव्ड MICR पेपर, जो सुरक्षा का पेपर है, MICR आपको मालूम है, चेक भी अभी MICR से बनते हैं। तो वैसे टेक्नोलॉजी से जैसे चेक बनता है सुरक्षित, वैसे ही रिसीट बनेगी वालू के लिए भी, क्योंकि वही तो हेराफेरी होती थी। वही एक ही रिसीट पर 10 बार ट्रक जाते थे, उसी की डुप्लीकेट बनती थी। यह अब नहीं बनेगी। उसमें बार कोडिंग होगा, तो वो एवरी रिसीट विल बी ए डिस्टिंक्ट रिसीट। उसको यूनिक QR कोड होगा, फ्यूजिटिव इंक का बैकग्राउंड होगा, यानी स्याही भी अलग होगी, वॉइड पेंटोग्राफ होगा और इनविजिबल इंक मार्क होंगे, जैसे नोट में होते हैं अपने वाटरमार्क, तो वो भी होंगे। तो ये सब होने से वो रिसीट हर ट्रक के लिए, जहाँ से ट्रक निकलेगा नदी से, उसी पे ये नाका बनेगा, उसी पे CCTV होगा, उसी पे एंड्रॉयड स्मार्टफोन का डिवाइस होगा, उससे सारा कम्युनिकेट होगा, वेब से जुड़ेगा और बार कोडेड रिसीट वजन भी होगा। तो हर वालू के टन का वहाँ हिसाब होगा। और उसके साथ ये फिर आगे जाएगा, तो कहीं भी पुलिस ने रोका, कहीं भी कुछ हुआ, तो हर एक का उसका एंट्री होगा, वो समझेगा और कहाँ फायदे गया है ये भी होगा। तो आज जो अवैध खनन होता था वो रुकेगा, आज जो अंधाधुंध खनन होता था वो समाप्त होगा, और आज जो 1,000 के टन के बदले में 10,000 टन ले जाते थे वो भी खत्म होगा। तो चोरी खत्म कर रहे हैं हम, पूरी कालाबाजारी और ब्लैक मार्केटिंग खत्म कर रहे हैं हम, और हम ऐसी रेजिम दे रहे जिससे राज्यों का राजस्व भी बढ़ेगा, जनता को सस्ता भी मिलेगा और राजस्व भी बढ़ेगा, दोनों होगा, क्योंकि चोरी कम होगी। और यही माफिया था, इसी के लिए अधिकारियों की हत्याएं होती थी, इसीलिए RTI कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती थी, इसीलिए बहुत सारे काम होते थे। सारी गुंडागर्दी का ये एक बेस था, ये खत्म करने का हमारी कल्पना है। और इसमें हमने राहत देने का फैसला किया है 5 कामों के लिए। पहले तो गांव के कुम्हार जो अपना कुम्हार का काम करते हैं, उनके लिए जो माटी लगती है या वालू लगती है वो ला सकते हैं, उसके लिए ये सारे बंधन नहीं है। जो मैनुअल लाते हैं उतना, जो खुद का काम 2 बोरी चाहिए, नदी है, नदी में से वो वालू लाया, चलेगा। कम्युनिटी वर्क, गांव की सड़क है, गांव का स्कूल है, गांव का कुछ चीज़ बनानी है, उसके लिए जो लगेगा वो ला सकते हैं। जो बांध होते हैं उसका ड्रेजिंग करना पड़ता है, क्योंकि उसमें डीसिल्टिंग करने के लिए जो काम करना पड़ता है उसको इसी लेने की नौबत ना आ जाए। वो तो अच्छी काम है, क्योंकि किसानों को वो अच्छी माटी मिलती है उससे उपजाऊ, तो वो ड्रेजिंग है। बाकी भी छोटे छोटे बंधारे होते हैं, उसका भी यही काम है।
और खेतों में अनेक, खासकर मैदानी इलाकों में बाढ़ के साथ खेती में भी रेत आती है, तो ऐसी रेत हटाने का लिए फिर उसको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, वो निकाल सकता है। तो ये जो लोगों की रोज की समस्या है उससे राहत देंगे और एक नई पारदर्शी व्यवस्था, यानी मोदी सरकार का स्टैम्प कहाँ है पूछोगे तो ये सैंड माइन पॉलिसी पर है। यही हम करना चाहते हैं, गुड गवर्नेंस का यही लक्षण है और यही हम करना चाहते हैं। आई जस्ट गिव 2 minutes ब्रीफ इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड देन आई टेक क्वेश्चंस। भारत सरकार ने गौण खनिजों यानी बालू, रेती, बजरी, पत्थर, ग्रेनाइट, ये सब और ईंटों के भट्टों के लिए एक नई नीति बनाई है कि जिससे सस्टेनेबल माइनिंग होगा, गौण खनिजों का उत्पादन भी होगा लेकिन सतत विकास के तत्वों के आधार पर होगा और उससे पर्यावरण की भी रक्षा होगी और लोगों की ज़रूरतें भी पूरी होगी। इसके 2 मुख्य भाग है। हमने इसको बहुत शास्त्रीय आधार पे किया है, तकनीक का सहायता ली है और उसके साथ साथ हमने उसमें सभी राज्यों से, सभी विशेषज्ञों से उनके सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस का भी उसमें संबंध किया है। वहाँ फील्ड पर हमने विजिट की है और एक यूज़र फ्रेंडली, विकेंद्रित, एक नई मॉनिटरिंग होने वाली ऐसी एक अच्छी व्यवस्था हमने इस खनन के इसमें लाई है। और इसका परिणाम होगा कि जो अवैध खनन है उसको रोका जाएगा, जो कालाबाजारी और चोरी होती थी टैक्स की भी, वो भी निकल जाएगी। और इसके 3 तरह से काम होगा। इसका पहले काम ये होगा कि सैटेलाइट मैप से और सैटेलाइट इमेजरी से और ग्राउंड ट्रूथिंग से नदी को 1 यूनिट इकाई मानकर नदी में कहाँ बालू का जमा हुआ है, कितना हुआ है, वो हर साल एसेस किया जाएगा और उतना और वही बालू के खनन की परमिशन मिलेगी। हर जगह बालू के खनन की परमिशन नहीं मिलेगी, पहला बात। दूसरी बात है उसमें कि पूरे क्लस्टर को एक बड़ा यूनिट है जिसमें बड़ा बालू का क्षेत्र है, उसका सबका एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होगा, एक पब्लिक की हियरिंग होगी, सुनवाई होगी, लेकिन उसमें फिर 50 या 100 लोग भी लाइसेंस दे सकते हैं। और इसका हमने पूरा विकेंद्रीकरण किया है कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे एक एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी भी बनाई है और एक इम्पैक्ट असेसमेंट की भी कमेटी बनाई है जो अधिकारियों और विशेषज्ञों से बनी होगी। और उसके साथ साथ हमने इसको, जो वहाँ से बालू, रेत या जो गौण खनिज निकलता है तो वहीं से जहाँ सड़क पे आता है वही हम एक नाका बिठाएंगे। उसमें जैसे चेक बनता है वाटरमार्क सहित सिक्योरिटी पेपर के साथ और बहुत तकनीकी सुविधाओं से लैस, और जो जिसका डुप्लीकेट नहीं कर सकते, बार कोडिंग होगा और वैसी रिसीट मिलेगी ताकि हर ट्रक गिना जाएगा और वही रिसीट दूसरे ट्रक के लिए काम नहीं आएगी। और ये जब जाएगी तो उससे टैक्स भी वसूली होगी और जितना खनन हुआ है उसकी गिनती होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, तकनीक का हमने सहारा लिया है और इसका बहुत स्ट्रांग मॉनिटरिंग होगा। इससे अवैध खनन समाप्त होगा, चोरी समाप्त होगी, टैक्स की भी और बाकी भी। ये एक माफिया राज इन गौण खनिजों में बहुत बार दिखता है, वो सब खत्म होगा, लोगों को न्याय मिला है इससे। और डिसेंट्रलाइजेशन है कि 5 हेक्टर के नीचे डीएम के लेवल पे ही परमिशन मिलेगी, 50 हेक्टर तक का परमिशन राज्य इकाई देगी और 50 हेक्टर से ऊपर हमारे पास आएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि ये एक बड़ी सस्टेनेबल पॉलिसी हम बनाए हैं जो वेबसाइट पर अभी रखी है egazette.nic.in पर, और इसको 60 दिन में लोगों के सुझाव मांगे हैं। जो सुझाव आएंगे वो विचार करके 1 जनवरी 2016 से नए वर्ष में ये नई पॉलिसी पूर्ण रूप से लागू होगी और यही इसका एक बड़ा परिवर्तन है। ये प्रशासनिक सुधार भी है, ये सुशासन का एक पहल है और ये लोगों के उपयोगी है
और इससे जो छोटे कुम्हार, छोटे किसान, छोटे गांव के काम, खुद का व्यक्तिगत उपयोग, इसके लिए जो वालू लगती है उसके लिए एनवायरनमेंट क्लियरेंस की सारी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं थी, उनको राहत दी है। मुझे लगता है उच्चतम न्यायालय ने 2012 में जब ये फैसला किया था, दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार ने 2.5 साल उस पर कोई काम नहीं किया। हमने आने के बाद सभी से विचार विमर्श करके 1 साल के अंदर ये नीति बनाई और ये नीति बनाकर आज हम लोगों के सामने रख रहे हैं।